दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जैसे कि जो पिछले चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जीत हुई, या जिस तरीके से महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन को तोड़ा गया, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए उनके एमएलए भाजपा ने अपने साथ मिलाए, जिससे कि न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। यूँ तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कल के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन फिर दोस्त बन जाते हैं। इसी तरीके से आज हम गहराई से आकलन करें तो राजनीति में सिद्धांत भी नहीं बचे हैं। ना कोई पार्टी मूल रूप से अपने घोषित सिद्धांतों पर चल पा रही है, उसी तरीके से ना कोई नेता सैद्धांतिक राजनीति करता है, और दल बदल तो इतनी तेज हो गई है कि वर्तमान दौर में कब किस पार्टी का कौन नेता किधर चला जाए, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कब कोई पार्टी टूट जाए या तोड़ दी जाए, यह वह दौर चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछली जो विपक्षी दलों की बैठक हुई और उन्होंने अपने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो इस पर भी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कांग्रेस ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन हम असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर देश की राजनीति क्या करवट ले रही है, जा किधर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी हो रही है और काफ़ी उनका विरोध भी होने लगा है। उनका ग्राफ नीचे भी जा रहा है। कई सर्वे आए हैं, उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ग्राफ भी नीचे गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी, जो आज सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं है, उनका ग्राफ चढ़ा है और उससे विपक्ष को भी बल मिला है। अब हम ये सोच रहे हैं, या देश की जनता सोच रही है, मान लीजिए कल को विपक्ष सत्ता में आ जाता है, विपक्ष की सीटें लोकसभा में ज़्यादा हो जाती हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और इस मुद्दे को संभवतया विपक्षी दलों ने, या जो इंडिया गुट बना है, उन्होंने भी इस पर चर्चा नहीं की है ज़्यादा, जिससे कि ये मुद्दा ना उठे कि अभी तो चुनाव भी नहीं हुए और चुनाव बाद ही हम ये तय करेंगे कि भाई विपक्ष की तरफ से देश का कौन नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इसी बीच जो खबर आई, जो राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, उसका अर्थ ये भी है कि भाई कांग्रेस कोई दावा नहीं कर रही है प्रधानमंत्री पद पर। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस नहीं तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा? और विपक्ष में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगी, जिसके सबसे ज़्यादा एमपी होंगे, स्वाभाविक रूप से वही प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनती है। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यदि विपक्ष सत्ता में लौटता है और वो भाजपा से या एनडीए से ज़्यादा सीटें लाने में कामयाब होता है, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस के सांसद सबसे ज़्यादा होंगे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। फिर सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी तो इनकार कर रहे हैं कि भी हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, या कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है। यदि ऐसा हुआ
और किसी कम सीट वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो क्या वो चंद्रशेखर जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? जिस प्रकार विपक्ष की सरकार को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चंद्रशेखर जी के छोटे से गुट को कांग्रेस का समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन चंद्रशेखर जी 4 महीने भी सरकार नहीं चला पाए। हालांकि वो देश के दिग्गज नेता थे, बेहतरीन वक्ता थे, लेकिन उनकी सरकार 4 महीने भी नहीं चली। तो इस स्थिति से भी विपक्ष को बचना होगा कि कम सांसद वाले पार्टी के नेता को यदि प्रधानमंत्री बना दिया गया तो चंद्रशेखर वाली स्थिति ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का 1984 के बाद से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। हालांकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने 1991 में नरसिंह राव जी बने, उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने बेहतरीन सरकार चलाई और 7 साल तो बहुत बेहतरीन सरकार चली। उसके बाद थोड़ा सा कुछ भ्रष्टाचार के आरोप या कुछ इस तरीके के कारण रहे और विपक्ष की और भाजपा की घेराबंदी ऐसी रही कि कांग्रेस का ग्राफ नीचे चला गया और अन्ना आंदोलन का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था, जो तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। उसने कांग्रेस की सरकार गिराने में भी या भाजपा को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर हम वहीं लौट कर आते हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा त्याग किया। सोनिया गांधी चाहती तो 2004 में देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन एक तरीके से देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और सरदार मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और वो संभवतया सही फैसला भी था। लेकिन कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सांसद थे, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो इसलिए वो सरकार पहले 5 साल भी चली और दोबारा सत्ता में आई तो भी पूरे उसने अपना कार्यकाल पूरा किया, पूरे 10 साल मनमोहन जी की सरकार चली। लेकिन इसमें मुझे संदेह है कि आने वाले समय में यदि विपक्ष के किसी नेता को, जिसके कम सांसद हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाया तो संभवतया वो 5 साल से सरकार ना चल सके। तो इन सब चीज़ों को भी विपक्ष को ध्यान में रखना होगा। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जब से कांग्रेस अस्तित्व में आई, कांग्रेस में अनेक बड़े नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बाहर जाकर अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई। और संक्षिप्त में मैं बताऊं तो सुभाष चंद्र बोस जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। कायदे आजम जिन्ना, जिनके विरोध के कारण देश टूटा और पाकिस्तान बना, वो भी पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और उसके बाद 1947 में जब सरकार बनी तो पंडित नेहरू की जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हुए थे, जो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे, वो भी उसमें शामिल रहे थे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भाई पंडित नेहरू की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में वो भी शामिल थे। इसी तरीके से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर भी पहली नेहरू सरकार में कानून मंत्री थे, हालांकि वो कांग्रेस ही नहीं थे, उन्होंने बाद में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बनाई। तो ये लंबा सिलसिला है कि कांग्रेस से ही टूटकर अनेक पार्टियां बनी हैं, जिनमें से कुछ सरवाइव कर गई, कुछ ख़त्म हो गई, कुछ फिर कांग्रेस में विलय हो गई। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस राजनीति का वट वृक्ष है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो ताऊ देवीलाल और उनके भाई साहब सिंह, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो
वो भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के विधायक भी रहे, लेकिन बाद में ताऊ देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और फिर वो इनेलो के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्र में वो प्रधानमंत्री भी रहे। अब हम दूसरी बात करें हरियाणा की ही, तो चौधरी बंसीलाल कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाई और हरियाणा विकास पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस में हरियाणा विकास पार्टी का विलय कर लिया। इसी प्रकार हरियाणा विशाल पार्टी भी बनाई गई थी, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन बाद में उसका भी विलय हो गया। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। ममता बनर्जी की बात करें आप, 1998 तक वो कांग्रेस में ही थी, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व से मतभेद होने के कारण उन्होंने टीएमसी बना ली। आज वो बंगाल की सबसे ताकतवर नेता हैं और पिछले 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार शरद पवार जी का उदाहरण दिया जा सकता है, वो भी पहले कांग्रेस में मंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, और लेकिन बाद में मतभेद के कारण, सोनिया गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने अपनी एनसीपी बना ली, वो आज भी कायम है। तो एक लंबी कतार है। फिर हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1967 तक देश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने 1967 में कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। अब भी वो पार्टी दूसरे नाम से अस्तित्व में है और इसी कड़ी में बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टियां के नेता थे, जिसमें से समाजवादी पार्टी भी उन्हीं में से निकली है। तो जो समाजवादी पार्टी है ये सोशलिस्ट पार्टी में से ही बनी और सोशलिस्ट पार्टी और ये सब पार्टियां कांग्रेस का हिस्सा रही हैं। तो एक तरीके से जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है भारतीय राजनीति का वटवृक्ष है और इसी की अनेक शाखाएं हैं जो आज हमें विपक्षी पार्टियों के रूप में दिखाई देती हैं। और वर्तमान में हम भाजपा की बात करें तो आप चौंकेंगे, बल्कि चौंकने की बात भी नहीं, आप देख ही रहे हैं कि भाजपा में पिछले 9 साल में कम से कम 30-40% विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं या शामिल किए गए हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में कांग्रेसी नहीं है, भाजपा का भी कांग्रेसीकरण हुआ है और कांग्रेसी यदि उसमें ना जाते या विपक्षी दल के नेता उसमें नहीं शामिल होते तो भाजपा के पास तो हर प्रदेश में ऐसे चेहरे भी नहीं थे जिनका नाम हो और वो चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकें, चुनाव जीत सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्तमान की स्थिति में हम लौटें तो विपक्ष को इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि कांग्रेस के से हटकर यदि विपक्षी दल का कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है तो संभवतया 5 साल उसका प्रधानमंत्री पद पर टिके रहना शायद मुश्किल होगा और पूरे विपक्ष को भी इस पर मंत्रणा करनी होगी कि हम भाजपा के विरोध में एक ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए दें जो 5 साल तक सरकार को चला सके, और वो चेहरा शायद कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि भाई विपक्ष में जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं, बेहतरीन नेता हैं और धाकड़ राजनीतिज्ञ हैं जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास आंकड़ा है, बहुमत है, जिसके सांसद ज़्यादा हैं, उसी की संभावना प्रधानमंत्री पद की बनने की बनती है। यदि वर्तमान में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, ना कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का दावा कर रही है, तो वर्तमान में उसके विपक्ष की एकता के लिए तो ये सही हो सकता है, उसको जोड़े रखने के लिए, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने के लिए और भाजपा के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई के लिए। नहीं, एक यदि भाजपा का उम्मीदवार है सामने तो विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार हो और इस बात का फैसला चुनाव नतीजों के बाद हो जाएगा कि क्या हालात बनते हैं, किसके कितने सांसद आते हैं। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वर्तमान में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष को लड़ना नहीं चाहिए, कोई अड़ंगा नहीं करना चाहिए और इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, वरना भाजपा को एक मौका मिल जाएगा। फिलहाल के लिए या चुनाव होने तक के लिए तो ये कांग्रेस का फैसला सही है, राहुल गांधी का फैसला सही है और जब चुनाव हो जाएंगे तो सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। जो भी करेंगे सब बड़े नेता हैं, बड़ी सोच वाले नेता हैं, गुणी राजनीतिज्ञ हैं, तो सही होगा, देश के हित में ही होगा। लेकिन मैंने जो बात कही है कि कांग्रेस के इतर यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी हालत चंद्रशेखर सरकार जैसी ना हो, इसका भी विपक्षी नेताओं को ध्यान रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।